वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग घुसते हैं। पता नहीं पर यहाँ पर किसी तरह का ये लोग कोई चमत्कारी मणि ढूंढने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही चमत्कारी है वो, जिसे ये लोग ढूंढ भी लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस मणि के साथ एक बड़ा सा सांप भी होता है। अब जो लोग मणि लेने के लिए आए थे उनमें से एक आदमी उस मणि को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसको एक आदमी रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सुना है इस मणि को छूने से लोग जल जाते हैं। तो इस पर जो आदमी मणि छूने वाला था वो बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। इतना कहकर वो उस मणि को छू लेता है और उसके छूते ही वो जलने लग जाता है और बाकी के लोगों को वो सांप जो हवेली में घूम रहा था वही मार देता है सभी को। इसके साथ हमें बताया जाता है कि ये सांप असल में एक नाग आत्मा है दोस्तों, जो कि इस मणि की रक्षा कर रही है। साथ ही ये इंतजार कर रही है एक ऐसे शख्स का जिससे ये अपना बदला लेना चाहती है। इसी इंट्रोडक्शन के साथ ये सीन होता है यहाँ पे कट। अगले सीन में हमें गुरु को दिखाया जाता है जो कि सपने में दो लोगों को तलवार से लड़ते हुए देख रहा था। साथ ही उसे वही सांप भी सेम सपने में दिख जाता है, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इस सपने से डरकर गुरु उठ जाता है क्योंकि अचानक सांप दिख गया था। अब गुरु अपने दोस्त भानु के साथ रहता था। भानु गुरु से कहता है कि भाई बीच रात में तो उठकर क्यों बैठ जाता है। तो गुरु भानु को अपने सपने के बारे में बताता है और उसकी बातें सुनकर भानु कहता है कि वो बस सपना था यार, तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो, क्या तुम्हें अभी भी सांप दिख रहा है। तो गुरु जैसे ही आंखें बंद करता है ना, उसे फिर से वही सांप दिख जाता है और वो डर के मारे अपनी आंखें दोबारा खोल लेता है। अब अचानक से उसको ये सपना कैसे आने लग गया, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी ना उसके लिए भी और हमारे लिए भी। खैर सुबह हो जाती है और गुरु भानु के साथ एक प्रोड्यूसर के घर जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है नीरज से, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। अब गुरु इस फील्ड में नया होता है तो जब वो नीरज को अपने बारे में बताता है तो नीरज को लगता है कि प्रोड्यूसर ने इन दोनों को मेरा असिस्टेंट बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि नीरज को ये लगता है मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मुझे असिस्टेंट की जरूरत तो पड़ेगी। और वो ये सारी बातें सोच सोच कर खुश हो ही रहा होता है। तभी प्रोड्यूसर भानु और गुरु को अंदर बुलाता है। तो अंदर जाने पर ये दोनों प्रोड्यूसर से मिलते हैं, जो कि गुरु से पूछता है कि तुम लोग स्वामी जी के पास क्यों गए थे। दरअसल दोस्तों जो भी सपने गुरु को आते हैं ना, उनकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तो वो इसका जवाब पाने के लिए स्वामी जी के पास गया था, जहाँ उसे देखते ही स्वामी जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब गुरु स्वामी जी का मतलब नहीं समझ पाया कि वो ये क्यों कह रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो स्वामी जी आगे बोलते हैं कि गुरु तुम एक बड़े फिल्म मेकर बनना चाहते हो ना। ये कहते ही दोस्तों वो उसको एक किताब देते हुए कहता है कि तुम इस किताब में दी हुई कहानियों से प्रेरणा लेकर एक अच्छी फिल्म बनाओ, जो कि तुम्हें सेल्वापुरी नाम की एक हवेली में जाकर बनानी होगी। तुम्हें सारे सवालों के जवाब इस किताब में मिल जाएंगे। बाकी मैं एक प्रोड्यूसर को जानता हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, तुम तुरंत ही जाकर उससे मिलो। बस दोस्तों इसीलिए गुरु उस किताब को लेकर प्रोड्यूसर से मिलने आ गया था। प्रोड्यूसर बताता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ स्वामी जी की वजह से हूँ, उन्होंने तुमको भेजा है तो जरूर कोई वजह होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी अपनी टीम के साथ सेल्वापुरी पहुंच जाओ और इस जगह को समझो, फिर मुझे बताओ। हाँ मैं तुम्हें पूरी लिबर्टी देता हूँ, तुम्हें जैसी भी फिल्म बनानी है बनाओ, मैं इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। दोस्तों अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे प्रोड्यूसर का बेटा विक्रम आ जाता है, जो कि आते ही चिल्लाने लग जाता है कि घर के गेट पर किसने बाइक खड़ी करी हुई है, मैं अपनी गाड़ी नहीं ला पा रहा हूँ। ये सुनकर प्रोड्यूसर गुरु से बाइक की चाबी लेकर अपने घर के नौकर से बाइक हटवाने के लिए कह देता है और फिर अपने बेटे को गुरु से मिलवाता है। लेकिन दोस्तों विक्रम इस चीज से खुश नहीं होता। उसे ये पसंद नहीं आता कि उसके पिता किसी भी गुरु या स्वामी के कहने पर अपने पैसे एक फिल्म पे लगाए, इसीलिए वो गुरु को धमकी देकर चला जाता है। कौन? वो विक्रम यार, कि मैं भी देखता हूँ ये फिल्म कैसे बनती है। तो उसके जाने के बाद प्रोड्यूसर गुरु से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इस विक्रम को मैं देख लूंगा, बस तुम फिल्म बनाने पे फोकस करो। और प्रोड्यूसर ने नीरज को बोला होता है गुरु का असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए। जहाँ नीरज तो सोच रहा था कि मेरे असिस्टेंट बनेंगे, वो खुद ही बन गया गुरु का, जिससे वो कुछ खास खुश तो नहीं होता, मगर काम है तो करना पड़ेगा ही। तब वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। तो अब इसके बाद जब गुरु कहीं जा रहा होता है तभी उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिन्हें गुरु पहले तो काफी पीटता है। अब ये गुंडे पक्का विक्रम ने भेजे हैं दोस्तों, जो कि गुंडों को पिटता हुआ देखकर गुरु को मारने खुद आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये फिल्म बने। और इस पर गुरु उल्टा विक्रम को भी अच्छे से पीट देता है और साथ ही कहता है कि मैं ये फिल्म बनाकर रहूंगा बेटा, कुछ भी कर ले, जिंदगी में मुझे मौका मिला है तो मैं अपने सपने पूरे करके रखूंगा, बाकी इसके बीच जो भी आएगा ऐसे ही धुलाई होगी उसकी। इतना कहकर गुरु आराम से चला जाता है हीरोइक स्टाइल में। अब अगले दिन की बात है, गुरु नीरज भानु और एक लड़की जिसका नाम रिया है, वो सभी साथ में सेल्वापुरी पहुंच जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही पुरानी हवेली है, मतलब बहुत पुरानी। और रिया सलमान की कैमरामैन थी, यानी डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिसका काम है वीडियो निकालना, शूटिंग को देखना और साथ ही लोकेशन की फोटो वगैरह लेना। इस हवेली के बाहर एक नाग का स्टैचू भी होता है। तो गुरु को पता चलता है कि ये जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे उनकी लाश सुबह बिना सर के मिली। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है, तो कुछ कहते हैं कि उस रात यहाँ चोर घुस आए थे और उन्होंने पूरी फैमिली के साथ ये कर दिया था, मतलब सभी के सर काट दिए थे। मगर सच क्या है दोस्तों किसी को नहीं पता, और ये केस तो आज तक अनसॉल्व्ड है, तब से यहाँ पे कोई आया ही नहीं। ये सारी बातें पता चलते हैं गुरु के साथ आए हुए लोग डरने लग जाते हैं कि कहाँ लेकर आ गया ये हमें। लेकिन गुरु फिर अपनी जोश में कहता है कोई बात नहीं, चलो इसको देख लेते हैं अंदर से।
साथ ही दोस्तों वो रिया से वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने के लिए कहता है। इसी दौरान हम उसी सांप को इस हवेली में घूमते हुए देखते हैं जिसको इन लोगों के आने का एहसास हो गया था। ये लोग इस पूरी जगह को घूमकर बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो इसी दौरान रिया को अचानक से कमरे में अचानक ऐसा लगता है जैसे उसको जाना चाहिए, मतलब उसको ये फील होता है कि कोई तो है यहाँ, मगर वहाँ कोई नहीं होता। गुरु को भी यहाँ घूमते घूमते एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि किसी बहुत पुरानी रानी की है। अब उस तस्वीर को देखकर गुरु तो उसकी तरफ एकदम से आकर्षित हो जाता है। वो तस्वीर देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बाकी सभी आकर कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, सही भी सब अजीब लग रहा है, एक काम करते हैं चलते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों गुरु को ये लोकेशन पसंद आ गई थी और वो यहीं पर अपनी फिल्म शूट करना चाह रहा था। वो सभी से कहता भी है कि देखो जिसको रुकना है वो रुक जाए और जिसको जाना है वो जाए, मैं किसी पे ज्यादा पाबंदी नहीं लगाऊंगा। अब सभी गुरु के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। इसके बाद गुरु स्वामी जी की दी हुई उस किताब को पढ़ता है जिसमें एक शिकारी का जिक्र था जिसने एक महिला को शेर से बचाया था। इसी के साथ वो कई और पन्ने पढ़ता है और फिर वो अपने दोस्तों को बुलाकर सभी से कहता है कि ये जो बड़ी सी फोटो तुम देख रहे हो ना, हमारे फिल्म की हीरोइन का गेटअप ठीक इस तरह होगा, सेम टू सेम, और स्क्रिप्ट तो हमारे पास मौजूद है ही, बस हमें स्क्रीन प्ले पर काम करना होगा। बाकी रही बात इस कहानी की हीरोइन की, तो जितना मैंने पढ़ा है ये एक राजकुमारी थी जिसे अपने किसी भी जन्म में प्यार नहीं मिला, पर जब प्यार मिला तो इसकी मौत ने दस्तक दे दी। उसी प्यार की तलाश इसको आज भी शायद है। बस तो हमें एक लव स्टोरी टाइप मूवी इसी थीम पर बनाएंगे जो थोड़ी हिस्टोरिकल होगी। ओके, अब गुरु का आइडिया इतना बढ़िया होता है कि सभी को पसंद आ जाता है। दोस्तों सभी लग जाते हैं अपने अपने काम पर। मगर अब एक दिन क्या होता है, गुरु के दोस्तों को एक अजीब सी आवाज आती है। गुरु एक कमरे में बंद हो गया था जिसमें रानी की तस्वीर थी उसी में, तो ये लोग किसी तरह कमरे में घुस जाते हैं जहाँ गुरु बेहोश। दोस्तों अब गुरु कैसे बेहोश हो गया ये वो भी नहीं जानता था। बस हमें यहाँ पर उस सांप को हर तरफ घूमता हुआ दिखाते हैं जो कि रानी की तस्वीर पर भी रेंग रहा था। हालांकि उसे ये लोग नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं। अब भानु, रिया और नीरज को लग रहा था कि यहाँ किसी आत्मा का साया है, इसीलिए तीनों क्या करते हैं, एक डिलीवरी सर्विस के जरिए ताबीज मंगवा कर पहन लेते हैं। इनको लगता है कि ताबीज बचा लेगी, मगर नीरज को टेस्ट करना था कि यहाँ कोई भूत है कि नहीं। दरअसल ये लोग मान रहे होते हैं कि यहाँ राजकुमारी की जो तस्वीर है पक्का उसी की आत्मा इस जगह घूम रही होगी। खैर दोस्तों इसी बीच गुरु को प्रोड्यूसर का फोन आता है जो गुरु से पूछता है कि तुमने जगह देखी, कैसी लगी। गुरु कहते हैं हाँ देख तो लिया, बस मैं यहाँ कुछ और दिन रुककर स्क्रीन प्ले का काम करूंगा, वो भी वर्कशॉप के तौर पर। मतलब दोस्तों गुरु इस जगह पे रुकना चाहता था, जिस पर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। अब गुरु यहाँ प्रोड्यूसर से बात कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नीरज अपनी ताबीज निकाल कर ये देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई आत्मा है या नहीं, अगर है तो उसके सामने वो जरूर आएगी। और अब नीरज के ताबीज उतारते ही दोस्तों वहाँ पर एक अनजान महिला को आते हुए वो देख लेते हैं, जिसे देख नीरज, भानु और रिया तो डर जाते हैं। लेकिन ये कोई आत्मा नहीं है बल्कि गुरु की फिल्म की हीरोइन है जिसका नाम है नामिका, जिसे गुरु ने उसके मेकअप मैन के साथ बुलाया था ताकि वो नामिका को मूवी की कहानी के बारे में अच्छे से समझा सके। अनामिका अभी एक्टिंग में नहीं थी तो ये उसकी पहली फिल्म होने वाली थी, इसीलिए गुरु चाहता था कि वो अपने रोल को पूरी तरह समझकर फिर उस पे एक्ट करे। शायद इसीलिए अनामिका पूरे गेटअप में आई है। बस दोस्तों अब ये लोग छोटे मोटे सीन्स लिखकर उसे शूट भी करने लग जाते हैं। गुरु अनामिका को समझाता है कि तुम्हें देखो, जिस रानी का कैरेक्टर प्ले करना है उसकी आंखों में एक दर्द और प्यार की भूख साफ दिखनी चाहिए, क्या समझी ना। गुरु लगातार अनामिका पर प्रेशर डाल रहा था जो कि अनामिका से हो नहीं रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उसका, और ये सब देख नीरज से रहा नहीं चाहता और वो गुरु से कहता है कि भाई तुम्हें कैसी एक्टिंग चाहिए यार, एक बार खुद ही करके दिखा दो तो शायद अनामिका समझ जाए, करो जरा। और अब इतना कहते ही गुरु के अंदर वो नाग आत्मा समा जाती है दोस्तों, और जिस तरह का डांस गुरु को चाहिए था वो करके गुरु सभी को दिखा देता है। और अब गुरु का यह बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान। इसी बीच हम स्वामी जी की दी हुई उस किताब के पास अनामिका के मेकअप मैन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं विक्रम का आदमी था दोस्तों। वो विक्रम को कॉल करके बताता है कि किताब मेरे पास है, आप जल्दी से इसको आकर ले लो। विक्रम ये सुनकर काफी खुश होता है। उसका ये प्लान था कि इस किताब को ही चुरा लूंगा, फिर ना रहेगी कहानी और ना बनेगी फिल्म, क्योंकि पूरी जो स्क्रिप्ट है वो किताब से ही ले रहे हैं ये लोग। और विक्रम का ये मानना है कि भले ही मेरे पिताजी स्वामी जी के कहने पर इस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन अब उनमें अंधविश्वास आ गया है और अब स्वामी जी के कहने पर किसी भी फिल्म के लिए पैसे नहीं लगाने चाहिए मेरे बाप को, ऐसी सोच होती विक्रम की। तो इसीलिए वो निकल जाता है बुक लेने के लिए। बाकी दोस्तों मेकअप मैन जैसे ही उस किताब को खोलता है ना, वैसे ही वो सांप उस पे हमला कर देता है और वो उस मेकअप मैन को काट कर मार डालता है सच में। जिस दौरान दोस्तों एक पन्ना उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाता है टेबल के। बाकी जब सभी लोग उसकी लाश को देखते हैं तो पूरी तरह घबरा जाते हैं। सबके होश ठिकाने आ गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए नीरज जल्दी से प्रोड्यूसर को कॉल करके सारी बातें बताता है। तो प्रोड्यूसर कहता है कि तुम चिंता ना करो, बस उसकी लाश को ठिकाने लगा दो, बाकी मैं पुलिस को संभाल लूंगा। फिर प्रोड्यूसर की बात मानकर सभी उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इसी बीच विक्रम चुपके से दोस्तों उस किताब को लेने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि न जाने क्या देखकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ, पर वो डर गया था बहुत ज्यादा। किताब लेना तो भूल ही गया था, वो इतना डर गया था।
इसके बाद गुरु को एक कॉल आता है कि मैं प्रोड्यूसर का ड्राइवर बोल रहा हूँ, उन्होंने आपको कुछ पैसे और चीजें देकर आने के लिए बोला हुआ था, तो एक काम करो आप आकर वो सब ले जाओ। तो गुरु तो बिना सोचे चला जाता है दोस्तों वहाँ। तभी बीच जंगल में उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। जी हाँ, जाहिर है विक्रम ने भेजा होगा इन लोगों को। वो पहले गुरु को बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन अचानक से गुरु के अंदर कोई शक्ति समा जाती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है दोस्तों। गुरु अकेले ही उन सभी को बुरी तरह मारता है। देखकर तो ऐसे लग रहा था कि मानो उसके अंदर किसी तरह की सुपर पावर आ गई हो, और गुंडे लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं, जिनके जाते ही गुरु फिर से नॉर्मल। फिर जब वो वापस आता है ना, तो वहाँ वो अपनी बाइक से एक सांप को निकलते हुए देखता है, जो कि खिड़की से घर के अंदर चला जाता है। तो गुरु अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था, सांप गायब। और गुरु समझ चुका था कि ये सांप ही शायद उसको बचा रहा है और इसी ने पक्का मेकअप मैन की जान ली है। इसीलिए गुरु उसको सामने आने के लिए बोलता है कि तुम जो भी हो प्लीज सामने आओ। दरअसल गुरु ने जब इसको रिकॉर्ड किया था वीडियो में, तो उसने इसी सांप को सीढ़ियों पर देखा था। साथ ही उसने अपना वो डांस वाला वीडियो देखा, तो गुरु की तो आंखें निकल गई थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और तब उसको पता चला कि शायद मेरे अंदर कोई शक्ति आ रही है, क्योंकि गुरु को तो डांस आता ही नहीं ना। अब ये सारी बातें वो उन सभी को बताता है, लेकिन किसी को भी सांप नहीं मिलता। गुरु इसके बाद रात में जब सो रहा होता है ना दोस्तों, तो उसी दौरान उसे कुछ गुंडे मारने के लिए आ जाते हैं, जिन सभी को विक्रम ने ये चेक करने के लिए भेजा था कि गुरु को कौन बचा रहा है। असल में दोस्तों विक्रम ने उस दिन हवेली में उस नाग का असली रूप देखा था, और उसका मानना है कि पक्का वही नाग विक्रम और उस चमत्कारी किताब को बचा रहा है। और उस दिन विक्रम उसी नाग देवी का रूप देखकर डर गया था, जो कि वही नाग आत्मा थी दोस्तों, जो हवेली में रहती थी। तो अब विक्रम के भेजे गए लोग गुरु को सोते ही मारने वाले थे। तभी अचानक से वहां हम उसी सांप को राजकुमारी के रूप में देखते हैं, जिसकी तस्वीर हवेली में लगी थी वही राजकुमारी। और वो राजकुमारी असल में एक आत्मा है दोस्तों, जिसके पास काफी शक्ति है, इसीलिए वो गुंडों को बहुत बुरी तरह मारती है। और वो गुंडे भी मार खाकर अपना फोन वहीं छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जो कि सुबह गुरु और उसके दोस्तों को मिलता है, जिसमें विक्रम का कॉल आ रहा था। अब उस फोन को उठाने पर विक्रम बोल देता है कि तुम फोन क्यों काट रहे थे, उठा क्यों नहीं रहे, जल्दी बताओ तुमने उस गुरु को खत्म किया कि नहीं। और दोस्तों यहाँ पे गुरु समझ जाता है कि फिर से एक बार उस नाग आत्मा ने ही मेरी जान बचाई, इसीलिए वो उस आत्मा को सामने लाने के लिए अपना ही गला काटने जाता है, जो देखकर अनामिका उसको रोक लेती है। और भानु गुरु को थप्पड़ भी मारता है कि पागल हो गया है क्या। साथ ही सभी के सभी फैसला करते हैं कि वो यहाँ से अब चले जाएंगे। गुरु यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर उस आत्मा को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मगर जब गुरु जाने ही लगता है ना, तो उसको एक आवाज रोक लेती है, और ये आवाज उसी राजकुमारी की थी जिसे गुरु ने तस्वीर में देखा था, मगर वो गुरु को नहीं देख रही थी। राजकुमारी गुरु से बताती है कि मेरा नाम पंचमा देवी है, मैं असल में नाग वंश से हूँ और मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मेरा पिछला जन्म एक राजा के यहाँ पे राजकुमारी के रूप में हुआ था। इस राज्य का नाम सेल्वापुरी था। सेल्वापुरी और रत्नापुरी पड़ोसी राज्य थे। सेल्वापुरी के राजा भगवान को मानते थे, तो रत्नापुरी के राजा नास्तिक थे। सेल्वापुरी और रत्नापुरी में अक्सर युद्ध होता गया। एक ऐसे ही युद्ध के दौरान जब सेल्वापुरी के राजा मरने वाले थे, या यूं कहें तो हारने वाले थे, तो उन्होंने अपने सेनापति के कहने पर सरेंडर कर दिया। उन्होंने रत्नापुरी के राजा की सारी शर्तें मान ली, जैसे कि अब से सेल्वापुरी रत्नापुरी का हिस्सा कहलाएगा, और साथ ही सेल्वापुरी के राजा को रत्नापुरी के अधीन रहना होगा। उन्हें हर साल रत्नापुरी को लगान भी देना होगा। ये सब सेल्वापुरी के राजा ने इसीलिए मान लिया था, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो उनकी हार तय थी। उनके कई सैनिक मारे गए थे। रत्नापुरी के सैनिक उनकी प्रजा को भी नुकसान पहुंचाते इसके बाद, अगर वो हार जाते तो। इसीलिए अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया, खुद को सरेंडर। बाकी सेनापति ने यह भी कहा था कि दूसरा मौका जरूर मिलेगा, तब हम पूरी शक्ति से रत्नापुरी पर आक्रमण करेंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सेल्वापुरी के एक ब्राह्मण को यह मंजूर नहीं था कि सेल्वापुरी रत्नापुरी के अधीन रहे। वो एक क्रांतिकारी की तरह लोगों को इकट्ठा कर रहा था, और जब इस बारे में रत्नापुरी के राजा को पता लगा, तो इस ब्राह्मण को जेल में डालने का आदेश आया। उस ब्राह्मण का नाम नरसिम्हा था, जो कि धर्म से ब्राह्मण और काम से क्षत्रिय था। खैर, उसे कैद कर लिया जाता है। इसी बीच सेल्वापुरी में एक खुदाई के दौरान लोगों को एक मणि मिलती है, जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी, मगर उसको जैसे ही कोई छूता उसे वो जला डालती। ये चीज जब वहाँ पास ही में मौजूद राजकुमारी पंचमा देवी ने देखा, तो उन्होंने उस मणि को सबके मना करने के बावजूद भी छू लिया। इससे हुआ ये कि वो जली नहीं, और यही चीज देखकर उनकी एक सखी इस मणि को छू लेती है, जिससे वो तो जलने लग जाती है। लेकिन पंचमा देवी उस आग को अपने हाथों के स्पर्श से बुझा देती है। अब पंचमा देवी इस मणि को कैसे छू पा रही थी, इसका जवाब पाने के लिए राजा उसको एक स्वामी जी के पास लेके जाते हैं, जो कि पंचमा देवी को बताते हैं कि देखो, तुम असल में नाग देवता की बेटी हो। तुमने एक बार एक गलती कर दी थी। तुम दिल की अच्छी थी, तो तुमने एक असुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। ये चीज जब नाग देवता को पता चली, तो उन्होंने तुम्हें धरती में 4 बार जन्म लेने का शाप दिया। ये तुम्हारा चौथा जन्म है, जहाँ पर ये मणि तुम्हें ढूंढते हुए पहुंची है। इसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि तुम नाग वंश से हो, तो इस मणि के पास होने से तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ जाती है। स्वामी जी फिर राजा से कहते हैं कि अब आप पंचमा देवी को राज्य गद्दी सौंप दीजिए। वक्त आ गया है कि सेल्वापुरी का राज्य
अब और भी बड़ा और विशाल हो जाए। दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो पंचमा देवी को सामने से हरा पाए। राजा तुरंत पंचमा देवी का राज्याभिषेक कर उसको राजगद्दी सौंप देते हैं, जिसके बाद पंचमा देवी से मिलने के लिए खुद रत्नापुरी का राजा आता है। उसे पंचमा देवी के पास मौजूद मणि और उसकी शक्तियों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो पंचमा देवी से शादी करके इन शक्तियों को हासिल करना चाहता था, क्योंकि स्वामी जी ने यह भी कहा था कि पंचमा देवी जिससे भी सच्चे दिल से प्यार करेगी वो शख्स भी इस मणि को बिना जले छू पाएगा और पंचमा देवी की तरह वो भी शक्तिशाली होगा। लेकिन यहाँ पंचमा देवी रत्नापुरी के राजा को अकेले ही उसी की तलवार से खत्म कर देती है और इस तरह सिल्वापुरी रत्नापुरी से आजाद हो जाता है और साथ ही पंचमा देवी अपने राज्य की सीमा को आसपास के राज्यों को हराकर और बढ़ा लेती है। पंचमा देवी उन सभी लोगों को छोड़ने का आदेश देती है जो कि रत्नापुरी की जेल में बंद थे और उन्हीं में से वो एक ब्राह्मण नरसिम्हा भी था। नरसिम्हा जेल से निकलते ही महल में जबरदस्ती पंचमा देवी से मिलने उसके सामने चला जाता है, जो देखकर सेनापति सिपाहियों को बुलाकर नरसिम्हा को वापस जेल में डलवा देता है। लेकिन जाने से पहले नरसिम्हा पंचमा देवी को कुछ लिपि देता है दोस्तों, जिसमें उसने समय से पहले ही लिख दिया था कि सिल्वापुरी की रानी पंचमा देवी ही उसे रत्नापुरी से आजाद करवाएगी। मतलब ये दूरदर्शी भी था जो फ्यूचर देख सकता था, जिस बारे में पंचमा देवी अपने पिता से बताती है। तो वो कहते हैं कि बेटी, मुझे हमेशा ये फिक्र रहती है कि मैं तुम्हारा विवाह आखिर किससे करवाऊं। कौन है इस राज्य में जो तुम्हारे बराबर भी शक्तिशाली हो? लेकिन ये ब्राह्मण तुम्हारी ही तरह अत्यंत शक्तिशाली है, धर्म से ब्राह्मण है और कर्म से क्षत्रिय। इससे अच्छा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो अगर तुम चाहो तो इससे विवाह कर लो। पंचमा देवी अपने पिता की बातें सुनकर एकदम से शर्मा जाती है और खुद जाकर वो नरसिम्हा को जेल से आजाद कर देती है। और जब ये बात सेनापति को पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राजा उसकी शादी पंचमा देवी से करवाएंगे और वो सिल्वापुरी का राजा बनेगा, मगर ये पसंद तो उल्टा ही पड़ गया। इसीलिए वो नरसिम्हा को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वो नरसिम्हा को उस मणि के पास लेके जाता है जिसे राजकुमारी छू सकती थी। तो सेनापति नरसिम्हा से उस मणि को हाथ में लेकर देखने के लिए कहता है, जो कि नरसिम्हा हाथ में उठा भी लेता है। और बाकी लोगों की तरह नरसिम्हा भी नहीं जला दोस्तों, बल्कि वो ठीक पंचमा देवी की तरह मणि को हाथ से स्पर्श ही नहीं बल्कि उसे उठा भी पा रहा था। ये देखकर सेनापति तो दंग रह जाता है कि ये कैसे। तभी वहाँ पंचमा देवी आ जाती है और जब वो नरसिम्हा के हाथ में उस मणि को देखती है तो समझ जाती है कि इसे खुद भगवान ने उसके पास भेजा। पंचमा देवी को दोस्तों नरसिम्हा से प्यार हो गया था। सेनापति अब उन सभी दुश्मन राजाओं को इकट्ठा करता है जिनके राज्य को पंचमा देवी ने अपने राज्य में मिला लिया था। ये करके वो पंचमा देवी को खत्म करना चाह रहा था। इन राज्यों की मदद से सिल्वापुरी पर हमला करके सेनापति यहाँ का राजा खुद बनना चाहता था। इसीलिए वो अकेले में एक दिन पंचमा देवी को अपने साथ एक सुनसान जगह लेके जाता है। वो रानी से कहता है कि रानी जी, हमें अपनी सीमाएं और मजबूत करनी चाहिए, और ऐसी सारी बातों में फंसाकर वो पीछे से पंचमा देवी को तलवार मार देता है, जिससे पंचमा देवी घायल हो जाती है दोस्तों। अब ये होने का एहसास नरसिम्हा को हो गया था, तो वो जल्दी से इसी तरफ आ रहा होता है। इधर घायल पंचमा देवी सेनापति से लड़ रही थी, तभी नरसिम्हा आकर खुद सेनापति से लड़ने लग जाता है। इसी बीच पंचमा देवी घोड़े से नीचे उतरकर खाई में गिरने वाली होती है। तभी नरसिम्हा उसका हाथ पकड़ लेता है दोस्तों, और इस पॉइंट पर मौका देखकर झट से सेनापति नरसिम्हा का सर धड़ से अलग कर देता है। और यहाँ नरसिम्हा के साथ पंचमा देवी भी मर जाती है। और तब से ही पंचमा देवी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वो इस मणि की रक्षा कर रही है। उसे बस सेनापति से अपने बदले का इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से सेनापति ने पंचमा देवी को धोखे से मारा, ठीक उसी तरह से दुश्मन राज्य के एक राजा ने उसको मार दिया। और तब से नागवंश की इस महारानी की आत्मा भटक रही है, इस इंतजार में कि कब सेनापति का पुनर्जन्म होगा और वो यहाँ पे आए, जिसे पंचमा देवी मारकर अपना बदला ले पाए। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब पंचमा देवी की आत्मा गुरु को इसीलिए ये सारी चीजें बता रही है, क्योंकि जब गुरु यहाँ पे आया था तो पंचमा देवी को उससे एक लगाव सा महसूस हुआ। फिर जब गुरु उस किताब में लिखे इनके बाकी के जन्मों के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें ये लोग मिले थे, लेकिन इनमें प्यार नहीं हुआ। प्यार का एहसास पंचमा देवी को अपने आखिरी जन्म में हुआ था। तब जाकर पंचमा देवी समझ गई कि गुरु भी असल में नरसिम्हा का इंकारनेशन है। नरसिम्हा का पुनर्जन्म गुरु के रूप में हुआ है, इसीलिए गुरु पर कोई मुसीबत आती तो पंचमा देवी उससे खुद निपटती। ये सारी बातें सुनकर गुरु पंचमा देवी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ प्लीज। पंचमा देवी कहती है कि जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती तब तक मैं किसी के सामने नहीं आ सकती, मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये सारी बातें गुरु अपने दोस्तों से बताता है और सभी वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम विक्रम को देखते हैं, जिसे अपना पिछला जन्म याद था। मतलब विक्रम ही पहले वो सेनापति था और यही कारण था कि वो नहीं चाहता था कि ये मूवी बने और गुरु पंचमा देवी से मिल पाए। साथ ही वो पंचमा देवी की आत्मा को भी अपनी आंखों से देख लिया था। इसीलिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है
जो कि विक्रम को अपनी तंत्र सिद्धियों से कुछ शक्ति और एक खास तरह की तलवार देता है, जिससे मतलब विक्रम उस नाग देवी को मार सकता है। फिर क्या था दोस्तों, विक्रम पूरी तरह से बदल चुका था, जो कि सीधा उस हवेली में पहुंचकर गुरु को मारना शुरू कर देता है। और ये देखकर पंचमा देवी गुस्से में आ जाती है और वो विक्रम को मारने लगती है। विक्रम लेकिन उसको बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन एक नाग वंश की कन्या की आत्मा से वो आखिर कब तक लड़ सकता था। पंचमा देवी उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है, उठाती है, पटकती है और आखिर में उसे मार ही डालती है। ये सारी चीजें गुरु के दोस्त भी देख रहे होते हैं, जिन्हें तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि कोई अदृश्य शक्ति कैसे विक्रम को घसीट कर मार रही है। आखिर में पंचमा देवी अपने जहरीले आग से विक्रम को जिंदा जला डालती है और उसके करते ही पंचमा देवी की आत्मा सभी को दिखने भी लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये विक्रम ही उस सेनापति का पुनर्जन्म था, जिसे मारकर पंचमा देवी ने अपना बदला पूरा कर लिया। गुरु पंचमा देवी को देख के बड़ा खुश होता है दोस्तों इसके बाद, जिससे पंचमा देवी उसे किताब को लाने के लिए कहती है। तो गुरु जल्दी से भागकर अंदर से वो किताब ले आता है, जिसका एक पेज फटा था, लेकिन उसके अगले पेज में लिखा था कि अपना बदला पूरा करने के बाद पंचमा देवी की आत्मा को धरती से जाना होगा और अब उसके यहाँ रुकने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। ये पढ़ने के बाद पंचमा देवी काफी दुखी होती है और चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाती है, जहाँ पहुँचते ही वो अपने आप आकाश की तरफ चढ़ने लग जाती है। और पंचमा देवी के जाने के बाद गुरु उसे पूरी हवेली में ढूंढता है, मगर कहीं नहीं मिलती। फिर वो जल्दी से वो नागमणि ढूंढता है, जिसे छूने से कोई भी जल जाता है। अब ये मणि गुरु को जला सकती है, इसलिए उसके दोस्त उसको रोकते हैं, लेकिन गुरु सभी को धक्का मारकर सीधे नागमणि को हाथ में ले लेता है, जिससे वो नहीं जलता दोस्तों। और ये देखकर सभी हैरान। साथ ही नागमणि में गुरु को दिखाया जा रहा था कि अभी पंचमा देवी कहाँ है, तो वो जंगल में नागमणि के साथ वहाँ जाता है। नागमणि को जैसे गुरु ने छुआ ना दोस्तों, वैसे पंचमा देवी वापस धरती पर आ गई। गुरु उस नागमणि के साथ पंचमा देवी के सामने पहुंच जाता है और पंचमा देवी को यहाँ पर नरसिम्हा याद आ जाता है। असल में जो एक पेज फटकर टेबल के नीचे पड़ा था ना, उसमें लिखा था कि जिसे भी नाग देवी ने सच्चे दिल से चाहा होगा, तो वो इंसान जब इस नागमणि को लेकर उसे सच्चे दिल से पुकारेगा, तो पंचमा देवी यहाँ से नहीं जा पाएगी। वो उसी वक्त रुक जाएगी, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा अभी भी अधूरी है, प्यार पाने की। पंचमा देवी का ये प्यार उसको नई जिंदगी देगा और यहीं पृथ्वी पर रोक लेगा। बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।